जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष 2025 का पहला महीना जनवरी महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कर्क राशि का। कर्क राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके हेल्थ की स्थिति कैसी रहने वाली इस महीने। धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, संतान, कैरियर, भाग्य, गृहस्थ जीवन, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे ये महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत खास हो जाए। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले हम एक सिंहावलोकन करेंगे, सरसरी निगाह डालेंगे कि ग्रहों ने कैसा योगा योग इस महीने आपके लिए बनाया हुआ है। तो आपके राशि स्थान पर मंगल वक्री होकर के चल रहे हैं और 21 जनवरी तक यही विराजमान रहेंगे। 21 जनवरी को स्थान परिवर्तित करके आपके द्वादश स्थान पर चले जाएंगे, क्योंकि वक्री हैं, पुनः मिथुन राशि पर चले जाएंगे। द्वितीय स्थान खाली है, तृतीय स्थान पर केतु देव विराजमान है, चतुर्थ और पंचम स्थान खाली रहेगा। छठे स्थान पर सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे। सूर्य यहाँ पर 14 जनवरी तक रहेंगे। खरमास चल ही रहा, आप सब लोग जान ही रहे हैं। 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर संक्रांति करते हुए मकर राशि पर आ जाएंगे, आपके सप्तम स्थान पर आ जाएंगे। बुध भी यहाँ पर 4 जनवरी से 24 जनवरी तक आपके छठे स्थान पर रहेंगे और 24 जनवरी को फिर मकर राशि पर आ जाएंगे। पहले कुछ दिन तक बुधादित्य योग आपके छठे स्थान पर बनेगा और फिर ये सप्तम स्थान पर बन जाएगा। शनिदेव अष्टम स्थान के स्वामी हैं, अष्टम स्थान पर ही विराजमान हैं। अष्टमेश का अष्टम होना बहुत अच्छे योग बना करके बैठा हुआ। अब एक और बहुत शानदार योग बन रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए। आपके इनकम के स्वामी और आपके सुख के स्वामी शुक्र आप शनि के साथ अष्टम स्थान पर विराजेंगे। यूँ तो किसी भी ग्रह का अष्टम जाना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम स्थान पर भी जाकर के अच्छे ही परिणाम देते हैं, और तब और अधिक जब वो इनकम के स्वामी हों और जब वो सुख के स्वामी हैं और सुख के कारक ही हैं शुक्र, तो यहाँ पर जाकर के बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आते हुए दिखेंगे। इसके परिणाम पर हम बाद में आते हैं। राहु आपके नवम भाव पर बैठा हुआ है और दसम स्थान खाली है। एकादश स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के चल रहे हैं। मंगल की बात हमने जान ही ली है। अब इसका परिणाम क्या होगा, तो सबसे पहले हेल्थ को देखते हैं। हेल्थ कैसे रहने वाला है, क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नियामत कहा गया है, या फिर पहला सुख निरोगी काया कहा गया है। संस्कृत ग्रंथों में तो तमाम आता है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य को बेहतर ना बनाना सबसे बड़ा अपराध है। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर उसकी संयम और सेवा से, अपने नियमितता से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में आता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, मंगल देव विराजमान है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना होगा आपको, क्रोधाधिक्य बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना होगा। ठंडी का महीना सब समय चल रहा है, तो उस समय उसमें भी जो लोग उत्तर भारत आदि क्षेत्रों में रहते हैं तो उनको अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि इसमें थिकनेस बढ़ जाती है ब्लड की, और अगर यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ये समस्या पैदा कर सकता है। सावधान रहना होगा, क्योंकि यही मंगल 21 जनवरी को आपके द्वादश स्थान पर जा रहा है। द्वादश स्थान पर जाकर के आपके छठे स्थान को देखेगा। सूर्य ऑलरेडी यहाँ विराजमान है, तो ये थोड़ी सी समस्या पैदा करते हुए दिखे। हालांकि कि जब मंगल वहाँ जाएंगे 21 जनवरी को, तो सूर्य स्थान परिवर्तित करके आपके मकर राशि में चले जाए, तो मंगल की एकमात्र दृष्टि यहाँ वक्री मंगल की पड़ेगी। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना ही होगा आपको, हर हाल में स्वास्थ्य का। द्वादश मंगल भी अच्छा नहीं होता है, तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों को किसी ऑपरेशन से गुजरना पड़ सकता है, कोई ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, रक्त का कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल इस महीने आपको रखना होगा। अब आते हैं इनकम और धन पर, क्योंकि दूसरा सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, माया का अर्थ धन। तो धनेश आपके हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव वर्तमान में छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य आदि पर आपके खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। धन का जो व्यय है यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन छठे स्थान पर कोई भी पापक ग्रह आता है, उसमें सूर्य जब आते हैं तो छठे स्थान को प्रकाशित करते हैं। जब इस स्थान को प्रकाशित करेंगे तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाते हैं। तो रोग से मुक्ति दिलाएंगे, भले उस पर धन खर्च होगा, रोग से अस्थायी समाधान रोग का देंगे। ऋण
अगर आपने ले रखा है तो धन के चूंकि स्वामी है तो धन आपका समाप्त होगा, लेकिन आपको ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। और शत्रुओं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य शत्रुहंता योग बना करके बैठ जाते हैं, तो शत्रुओं की भी यहाँ समाप्ति होगी। लेकिन शत्रु केवल बाहरी नहीं, बाहरी शत्रु तो समाप्त होंगे ही, दूसरे आपके आंतरिक शत्रु जो हैं, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष, ये भी हमारे शत्रु हैं, आलस्य, उसका भी यहाँ पर समाप्ति करेंगे सूर्यदेव। बस अपने तरफ से कुछ आपको प्रयास करने होंगे ताकि ग्रह उसको उस स्थान पर उस स्थिति में आकर के आपको लाभ दे सके, क्योंकि इस सबके लिए आपको इनिशिएटिव्स तो लेना ही पड़ेगा। और इनिशिएटिव्स के स्वामी भी साथ में बैठे हुए हैं, तो इनिशिएटिव्स लेने शुरुआत करने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती हुई दिख रही, अच्छा लाभ वहाँ से होता हुआ दिख रहा है। तो धन की स्थिति, ऐसी स्थिति, इनकम की स्थिति, शुक्र अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं, तो ये आकस्मिक लाभ इस महीने कर्क राशि के जातकों को कुछ आकस्मिक धन लाभ हो सकते हैं। आकस्मिक का मतलब है कि जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, जिसके बारे में हमने प्लान नहीं किया था, जिस पर हमने बहुत मेहनत नहीं की थी, वहाँ से धनागमन हो जाए। कहीं से अगर आपने पैसे कुछ वगैरह शेयर मार्केट वगैरह में लगाए थे, जुआ सट्टा लॉटरी, हालांकि जो गैर कानूनी है वो, तो उनसे भी चीज़ जो अगर उसमें है तो वहाँ से भी लाभ आपको दिलाते हुए दिख रहे हैं। स्पेकुलेशन से विशेष लाभ होता, आकस्मिक लाभ, यहाँ शनि और शुक्र की युति विशेष लाभ की स्थिति पैदा करती हुई दिख रही है। और अचानक से कुछ बड़ा लाभ होता हो इस महीने आपको दिख रहा है कर्क राशि के जातकों को, और धन संबंधी लाभ, और अचानक से कोई बड़ी महत्वपूर्ण आपकी योजना पूरी हो सकती है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, कोई बड़ी मनोकामना इसमें पूरी होती हुई दिख रही है, और सुख के साधन भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लग्जरी की तरफ अब विशेष झुकाव आपका होगा, और उस तरफ, क्योंकि यहाँ पर शनि और शुक्र की दृष्टि धन स्थान पर भी पड़ रही है, तो जिस धन का व्यय यहाँ पर सूर्यदेव करा रहे हैं, उस धन में वृद्धि भी शनि और शुक्र की दृष्टि देती हुई दिख रही है। तो धन से संबंधित कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है, सब आपका बैलेंस रहेगा। धन का विशेष लाभ होता हुआ इस महीने कर्क राशि के जातकों का हो रहा है। हाँ, स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। ये 2-3 बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है कर्क राशि के जातकों को। अब आपके गृहस्थ जीवन की बात करें यदि हम, हाँ, प्रेम प्यार को अगर यहाँ से ले लें तो प्रेम प्यार के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके, क्योंकि मंगल यहाँ से आपके पंचम स्थान के स्वामी 21 जनवरी को वहाँ जा रहे हैं, यहाँ भी वक्री ही हैं, तो वहीं का लाभ दे रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत वहाँ पर हो सकती है, कुछ अलगाव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद होकर के बात बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, या आप किसी को ब्लॉक कर दें, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो थोड़ा समझदारी से यहाँ के काम लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कुछ ही समय विपरीत है, उसके बाद तो समय अच्छा हो जाएगा। तो इस समय थोड़ा सा शांत होकर के बैठिए, चीज़ों को पाज मोड पे डाल दीजिए, स्टैंड बाई पे डाल दीजिए, बस कुछ दिन बाद चीज़ें अपने आप स्वतः सही हो जाएंगी। उसमें बस ओवर रिएक्ट करेंगे तो समस्या परमानेंट हो जाएगी, हमेशा के लिए फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं। प्रेम प्यार जीवन के लिए, शिक्षा संतान के लिए समय अच्छा है, संतान विशेष रूप से लाभ कमाए, लेकिन संतान के स्वभाव में एक विशेष एग्रेशन दिखेगा, संतान के स्वभाव में एक विशेष उग्रता दिखेगी, विशेष आवेश दिखेगा, उसके कारण से संतान से संबंध कुछ प्रभावित होता हुआ दिख रहा है आपका। और संतान के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्याएं 21 जनवरी के बाद होती हुई दिख रही हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर संतान का ख्याल रखें। उसको उसके उठने बैठने, यदि वो अभी किशोर अवस्था में है, छोटी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है उन पर, ताकि पढ़ाई उनकी बाधित ना होने पाए। दूसरा, गृहस्थ जीवन पे तो यहाँ के स्वामी एक तो अष्टम स्थान पर हैं, तो सप्तमेश अष्टम स्थान पे जाने से अच्छा लाभ नहीं होता है, थोड़ा सा जीवन साथी के साथ समस्या पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर अष्टमेश अपने ही सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है, अष्टम स्थान पर बैठे, तो यहाँ पे कोई विशेष प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही। लेकिन प्रॉब्लम 14 जनवरी के बाद पैदा हो सकती है, जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य का लगावा दिख रहा है, सूर्य एक उग्रता स्वभाव में देते हैं, सूर्य एक तेजस्विता, हावी होने की प्रवृत्ति देते हैं। ईगो का लेवल बढ़ जाता है, तो ईगो का जब लेवल बढ़ जाता है तो छोटी छोटी बातें इशू बना लेते हैं आप, तो उस सब चीज़ को मान सम्मान से जोड़ने लगते हैं। इसी कारण से संबंध यहाँ पर 14 जनवरी के बाद जीवन साथी से गड़बड़ हो सकता है। कब से? 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का समय। थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम हो सकती है और उनके साथ संबंध में भी प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। यद्यपि बुध भी वहाँ पे साथ साथ विराजमान रहेंगे और सप्तमेश अष्टम स्थान पर बैठ करके थोड़ा सा ससुराल के सहयोग से आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे,
लेकिन फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर आपकी कुंडली में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है तो समस्या वहाँ गहरी हो सकती है और डाइवोर्स तक जाकर की स्थिति खत्म हो सकती है। सबके लिए नहीं, तो बहुत कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा जिनकी कुंडली, मूल कुंडली में भी, लग्न कुंडली में भी स्थिति ऐसी है, नवांश भी उनका साथ में नहीं है, तो समस्या वहाँ पैदा ये सूर्य कर सकता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। व्यापार व्यवसाय अगर आपका पार्टनरशिप में, तो ठीक यही स्थिति वहाँ भी हो। व्यापार व्यवसाय मतलब अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ भी यहाँ संबंध आपके खतरे में पड़े हुए हैं। और वो भी कारण क्या है? आपका ईगो, आपका अहंकार, आपकी जो है यहाँ पर समझदारी दिखाने की जरूरत है। हालांकि समझदारी वाला ग्रह साथ में है, मैनेज आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपका ईगो, अहंकार इस तरह का रहेगा जिसके कारण समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो वो राजा की तरह न सोचें, मित्र की तरह सोचें, बिजनेस पार्टनर की तरह सोचेंगे तो समस्याएं से आप निकल आएंगे, बाहर निकले, समस्याओं को सुलझा लेंगे। लेकिन वो अगर ऐसा रहा तो पार्टनरशिप में समस्या है। यद्यपि आपके व्यापार व्यवसाय में तो बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, व्यापार व्यवसाय का लाभ होता हुआ, खासकर 24 जनवरी से तो विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है, जब बुध यहाँ पर आ जाएंगे जो व्यापार के कारक ही हैं और आपके लिए पराक्रम के भी स्वामी हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। बस लेकिन इंडिविजुअल अगर व्यापार है तो आपका कुछ सोचने की बात नहीं, बिल्कुल आप काम करते रहे, विशुद्ध लाभ होता है। लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में कहीं कोई व्यवसाय है तो वहाँ पर समस्या होती हुई दिख रही है। पिताजी के स्वास्थ्य में समस्या थोड़ी रहेगी, धर्म से कुछ अलग होने का भाव रहेगा, धर्म पे कुछ प्रश्न चिन्ह आप लगा सकते हैं, या धार्मिक जो रिचुअल्स है, धार्मिक जो मान्यताएं हैं उस पर आप थोड़ा सा क्रिटिकल नज़र रखें, क्रिटिकल भाव रखें, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो उस पर आपको धर्म से जुड़े रहना है और धार्मिक मान्यताओं पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, विवेक प्रधान रहे, लेकिन तर्क की कसौटी पर कसते कसते ऐसा ना हो कि आप अतिरेक कर जाए और अपनी स्थापित मान्यताओं पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगें। और ये अगर ऐसा हुआ तो राहु की चाल सफल हो जाएगी और आपको धर्म से विरत करके आपके भाग्य को डमाडोल कर देगा, पिता के साथ संबंध गड़बड़ कर देगा। तो स्पिरिचुअलिटी से जितने ज़्यादा जुड़े रहेंगे राहु उतने न्यूट्रलाइज रहेगा यहाँ पर बैठते हुए, जब तक कि वो मीन राशि पर है। मीन राशि पर राहु बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है। करियर की उन्नति बिल्कुल जब तक कि 21 जनवरी तक यहाँ पर विराजमान है, करियर की उन्नति कराते हुए दिख रही। 21 जनवरी के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर वक्री जरूर है, नीच के जरूर है, लेकिन वक्री होते नीचभंग हो गया है, तो करियर में प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। आपकी करियर से कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही, करियर में विशेष सफलता भी मिलती हुई दिख रही। और करियर के स्वामी जब आपके द्वादश चले जाएंगे और वक्री भी हैं, तो थोड़ा सा करियर में प्रॉब्लम कर्क राशि के जातकों को आ सकती है 21 जनवरी के बाद में। वहाँ पर अपने बॉस से मिलकर रहें, एग्रेशन में कोई चीज़ ना, कोई क्रोध में आकर के, आवेश में आकर कोई अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल न करें। बहुत विनम्रता से चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास करिए, तब जाकर के चीज़ें अच्छी होगी। अन्यथा कुछ प्रॉब्लम आपको करियर से संबंधित। अगर आप सरकारी नौकर हैं तो बिल्कुल आप जो सीनियर्स के आदेश हो उनको बिल्कुल तत्परता के साथ पालन करिए। प्राइवेट नौकरी में वहाँ पर विशेष ध्यान रखिए। खासकर ऐसे लोग जो फॉरेन में जुड़े हैं उनको तो लाभ हो सकता है, लेकिन वहाँ भी आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुछ रूल ब्रेक करने की इस समय एक टेंडेंसी आपकी हो सकती है, कर्क राशि के जातकों की, रूल ब्रेक करने की, उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रूल ब्रेक्स होंगे तो आप फिर पनिश्ड होंगे। तो इस थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ चार्जेस लग सकते हैं यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें आप। बाकी जो जो चीज़ें हमने बताई वहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। करना क्या है, देखिए ढैया चल रही है कर्क राशि के जातकों को, 29 मार्च तक उनकी ढैया चलने वाली है। तो हनुमान जी की उपासना जितने करेंगे उतने ही आपके लाभकारी होगी। और मंगल भी इसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हनुमान जी की उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार कम से कम आपको करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ कर सके तो भी करिए। आप चूँकि केतु आपके पराक्रम स्थान पर बैठे हैं तो पताका का ध्यान भी करते रहेंगे, हनुमान जी के मंदिर में पताका लगवाते रहेंगे तो तिकोना, तो इससे भी विशेष लाभ आपको होता हुआ दिखेगा। और विशेष उपाय के तौर पे श्री सूक्त का पाठ करना इसमें आपके लिए फायदेमंद इस महीने जरूर होगा। इसे आगे भी आप कंटिन्यू रह सकते हैं। इन 2 उपायों से आपको विशेष लाभ होता हुआ
यहाँ पर दिख रहा है। सूर्य भगवान को अर्घ दे, गायत्री मंत्र का जप बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल होते हुए दिख रहे हैं, कुछ समस्याएं भी पैदा करेंगे, तो इसलिए सूर्य की उपासना करते रहेंगे। सूर्य भगवान को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें, इससे सूर्य भगवान की अनुकूलता प्राप्त होगी। जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ पैदा होने वाली है उससे बच जाएंगे। अब आते हैं इस महीने के व्रतों पर। हाँ, कुछ दृष्टियां हम बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। जब मंगल यहाँ पर आएंगे आपके द्वादश स्थान पर, तो चतुर्थ भाव को देखेंगे। चौथी दृष्टि आपके तृतीय भाव को देखें चौथी दृष्टि से, तो यहाँ पर पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। उनकी सातवीं दृष्टि की बात हम पहले से कर चुके हैं, और आठवीं दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, इसको बताने के लिए मैं वापस आया, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी है और मंगल की आठवीं दृष्टि भी आपके गृहस्थ जीवन पर पड़ रही है। तो गृहस्थ जीवन की जो बात मैंने की थी उसको वही लॉजिक सिद्ध करने के लिए ये बात याद आ गई, इसलिए मैं वापस आया। क्योंकि मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, सूर्य भी यहाँ पर विराजमान है, तो देन वहाँ पर बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में भी, जीवन साथी के संबंध में और बिजनेस पार्टनर के भी। बस ये बात क्लिक कर गई, इसलिए वापस आया। तो मैं आता हूँ व्रत त्यौहार पर आपके। देखिए, व्रतों में मैं जो लेता हूँ वो है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत इसलिए समाहित करता हूँ वीडियो में क्योंकि ये इसका ज्योतिषीय महत्व बहुत ज़बरदस्त है। एकादशी व्रत, जैसे मान लीजिए चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा नहीं, चंद्रमा नीच का है, वक्री है, चंद्रमा अस्त है सूर्य के साथ बैठ करके, या नीच का हो गया है, या पाप प्रभाव में आ गया है, राहु से, केतु से या शनि से ग्रसित है, तो आपको एकादशी व्रत करना चाहिए। यही बात सूर्य के साथ, गुरु के साथ, शनि के साथ, इस सब के साथ लागू होती है। यदि आप एकादशी व्रत करते हैं तो ये सारे ग्रह आपके अनुकूल परिणाम देते हैं। एकादशी के व्रत दिन केवल कुछ खाएं पिए ना, ऐसा ही नहीं, उस दिन उपासना विशेष तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, कम से कम 3 बार, नहीं तो 2 बार तो अवश्य करें। अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, नहीं तो महामंत्र जप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करें। तो ये सब जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। या फिर श्री राम जय जय राम में विजय मंत्र है, इसका जप एकादशी के दिन करें। तो एकादशी व्रत नोट कर लीजिए। 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी, इस एकादशी को व्रत करने से पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र संबंधी समस्या का समाप्त होता है। दूसरा है खड़तिला एकादशी, बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है ये। खड़तिला एकादशी 25 जनवरी को ये पड़ रही है। इस दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए, चाहे आप एकादशी व्रत कर रहे हो या ना कर रहे हो, सबको ये खड़तिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। व्रत कर रहे हैं तो सो फार सो गुड, अगर आप नहीं करते हैं तो भी 6 प्रकार से इस तिल का प्रयोग करिए। नोट करिए, पहले तो स्नान करते समय तिल का प्रयोग करिए, तिल डाल करके पानी में उससे स्नान करिए। दूसरा, तिल का दान करिए, स्नान करके निकलिए तो तिल का दान। तिल का दान कहते हैं जितने तिल का दान करते उतने पापों का क्षय हो जाता है। तीसरा, अपने पितरों को जल में तिल डाल करके दक्षिण की तरफ मुख करके उनको जल अर्पण करिए। स्नान के बाद ही, दान करने के बाद फिर ये काम करिए, तो ये फिर इससे पितर प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। चौथा, हवन करना है, यज्ञ करना है। और अगर आप श्वेत तिल में, सफ़ेद तिल में घी मिला करके श्री सूक्त के मंत्रों से स्वाहा लगा करके उसकी आहुति देते हैं, तो समस्त आर्थिक समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, धनागमन तेजी से घर में होता है, इनकम की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। ऋण है तो ऋण भी समाप्त हो जाता है। कोई किसी भी प्रकार का ऋण हो, कितना भी ऋण हो, इसको लगातार करते रहने से तो बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। एक खड़तिला एकादशी दिन तो जरूरी करना चाहिए। 4 हो गया। 5वां, भगवान का पूजन जब करें तो तिल का ही भोग लगाएं। तिल और गुड़ के लड्डू बना करके घर में ही बनाएं, बाहर से न लाएं, घर में ही बनाकर तिल और लड्डू का भोग लगाएं, बहुत आसानी से बन जाता है। और 6ठा, स्वयं भी तिल का ही फलाहार करें, तिल का ही भोजन करें। बस ये 6 प्रकार से तिल का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये खड़तिला एकादशी आपकी संपूर्णता में आपको परिणाम देगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। बहुत बड़ा महाकुंभ लग रहा है इस बार प्रयागराज में, वहाँ आ सके तो बहुत अच्छा, यदि वहाँ ना आ सके तो अपने नज़दीक किसी तीर्थ में स्नान करें, और वहाँ भी ना जा सके तो घर में मैं एक तरीका बताता हूँ। इस तरह से आप अगर स्नान करते हैं तो तीर्थ के ही स्नान का आपको परिणाम प्राप्त होता है। पहला
तो किसी टब में आप, बाथ टब में या बाल्टी में आप पहले से थोड़े से गंगा जल, सबके घर में होता, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, फिर उसको पानी से भर लीजिए और नारायण नारायण जपते हुए स्नान करिए। आपको समस्त तीर्थों में स्नान का परिणाम प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो ये स्नान आप मकर संक्रांति के दिन और फिर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, उस दिन भी इसी प्रकार से आपको जप करके स्नान करना चाहिए और गंगा जल इस तरह से मिलाए। पहले लोग करते हैं कि पानी भर लिया, उसमें कुछ बूंद टपका देते हैं, तो इससे जल पवित्र होता है। लेकिन अगर आप जल पहले से गंगा जल डाल लीजिए खाली पात्र में, ऊपर से जल भरते हैं तो वो गंगा जल हो जाता है, तो इससे विशेष परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से स्नान करिए। और ये चार व्रत और त्यौहार है, बहुत मंगलकारी है, इसको आप करिएगा। वीडियो को भी विराम देते हैं। ईश्वर बहुत बहुत मंगल करें आपका। लगातार ईश्वर की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना मैं अयोध्या से कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को, यदि आपके काम का ये वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना और आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, उनको भी इसका लाभ दिलाइए। और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह हाथ जोड़ करके आप सबसे। चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।